students, very good morning to all of you in this important session as far as the article writing and letter application is concerned. Now I move today to the letter writing and application. And we have, I think, 3 or 4 letters in this reference. 3 या 4 लेटर तो अब तो पहुंच ही गए होंगी और अब एप्लीकेशन पे भी चर्चाएं कर देते हैं। एप्लीकेशन बड़ा ही इजी है और जो आप अपने रिलेटेड प्रिंसिपल सर को देते हैं तो उसी में एक है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा फर्नीचर इन योर क्लास। दिखने में लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन पूछा भी जा सकता है, तो बड़ा सिंपल है। इसको लिखने के लिए जैसे कि आप पूरा ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका अपनाते थे, तो स्टार्टिंग में आंसर लिखेंगे, उसके बाद में टू के नीचे फिर द, फिर नीचे प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू के नीचे द प्रिंसिपल लिखेंगे और फिर उसके बाद में आपके विद्यालय का नाम होगा, फिर उसके बाद उसकी आपको लोकेशन नहीं पता देना। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे फॉर द एक्स्ट्रा फर्नीचर, अतिरिक्त फर्नीचर हेतु। फिर उसके नीचे सर ऑब्लिक मैडम। अगर आपको कंफर्म पता है, अपने यहाँ का तो अधिकतर पता ही रहता है, तो सर लिखेंगे, नहीं तो फिर मैडम है तो मैडम लिखेंगे, उसके बाद सिंगल कॉमा हो जाएगा। फिर उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, या उसको हटा दीजिए, दूसरा एक तरीका आपको पता है, विथ ग्रेट रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू say that I am a regular student of class 12 in your school अब्लिक कॉलेज। स्कूल लिख सकते हैं या कॉलेज भी लिख सकते हैं। फिर उसमें आपको बताना है, उसमें देयर इज शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर इन आवर क्लास एंड extra students is adjusted on the limited seat, which causes a lot of disturbance in the class during the study and writing. In this condition, there is uproar in the class and we cannot listen the things properly and we cannot write also. Sometimes the students quarrel to sit, कभी कभी तो विद्यार्थी जो है झगड़ा भी कर देते हैं। so therefore, so का प्रयोग कर सकते हैं, therefore का प्रयोग कर सकते हैं। तो therefore I request you to arrange extra furniture for our class to provide us a relief from this problem. फिर बाद में आपको पता ही है, बहुत आसान है। थैंकिंग यू लिखेंगे और फिर उसके नीचे आप डेट डाल देंगे। डेट में DAT लिखने का प्रयोग कदाप न करें, जो आपकी उस दिन की तारीख है उसको लिखें। जैसे मान लीजिए आज 1 फरवरी है तो 1 FEB करके उसके बाद में 2026 लिख दें। फिर आपका वही चीज़ आता है, योर्स ओबिडेंटली XYZ, फिर क्लास, जो आपका क्लास है यानी 12th आप लिखेंगे। ये तो होगा एक बड़ा सिंपल सा आपका प्रारूप है। और दूसरा देखा जाए तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज
to arrange curricular activities in your school. अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है कि वहाँ पर जो लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या जो वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता है उनका आयोजन जरूर करें। तो इसको कुछ इस प्रकार से करना है। आंसर में टू द प्रिंसिपल, फिर विद्यालय का नाम जैसे आपको बताया गया है, फिर उसके बाद उसका स्थान आपको बता देना है। फिर आप सब्जेक्ट में लिखेंगे फॉर द क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर उसके बाद सर या मैडम है तो मैडम लिखेंगे, फिर उसके नीचे से एक बॉक्स टाइप का बना करके लिखेंगे, इधर से उधर नहीं जाना। तो उसमें लिखेंगे विथ ग्रेट रिवरेंस आई वुड लाइक टू से। अगर आपको ये नहीं आता तो आप वैसे भी लिख सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, अन्यथा अगर चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो विथ ग्रेट रेस्पेक्ट या रिवरेंस आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 in your college. There is no curricular activities nowadays in our school, and we find not too much energetic because of the academic work. Sometimes we feel tired. So for the energetic movement, we need some cultural program also. And in this reference, I and other students also prefer a curricular activities in our school for our all-round development, and also to move a new interest to our study where we sometimes feel bored. Therefore, I request you to arrange a curricular activity in our school whenever there is spare time, so that we can develop ourselves moral and cultural way in our life. तो इसमें यही कहा गया कि अत्यधिक सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 का छात्र हूँ, और हमारे विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या जो अन्य गतिविधियां हैं इससे संबंधित वो नहीं हो पा रही हैं, जिससे हम लोग पढ़ाई करते हुए, शैक्षणिक कार्यों को करते हुए कभी कभी थक जाते हैं और कभी कभी ऊब जाते हैं और नई ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे जो है तो उसमें ये बताना है कि मैं और जो अन्य विद्यार्थी हैं विद्यालय के, वो उस कार्यक्रम को वरीयता दे रहे हैं, यानी उसको चाहते हैं, ताकि हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का संचार हो सके और हम फिर से एक नए सिरे से जुट सकें, ताकि हमारे अंदर रुचि पैदा हो सके और हमारे अंदर जो एक चौमुखी विकास की बात होती है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, हम उससे थोड़ा बहुत वो उत्साह पा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि विद्यालय में जब भी खाली समय मिले तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको समय समय पर आयोजित किया जाए, ताकि हमारा नैतिक और जो है आत्मिक विकास भी हो। इतना लिखने के बाद में फिर आप थैंकिंग यू और फिर उसके नीचे डेट जैसे डालते थे रियो 73 कर देंगे। तो है जनरली ये वेरी इजी, लेकिन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। तो ये दो बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू टीचर्स, इसको आप कर सकते हैं। सेक्शन सी जो ग्रामेटिकल सेक्शन है उसमें अटेम्प्ट करना बराबर ज़रूरी है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, और
चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो या करेक्ट इनकरेक्ट हो। उस पेज में आइए देखते हैं, जिससे आ गया वन हु डज नॉट लाइक ये कंपनी ऑफ वुमेन, वह जो स्त्रियों की संगत से दूर रहता हो। आर वन हु डज नॉट लाइक वुमेन, अथवा वह जिसको औरत पसंद ना हो। तो पहला ऑप्शन आपका है वीमेन हेटेड, ऑप्शन नंबर 2 है फेमिनिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑर्थोडॉक्स, और ऑप्शन नंबर 4 आपका है मिसोजिनिस्ट। तो वुमेन हेटेड, औरत से नफरत करने वाला, फेमिनिस्ट स्त्रीत्व प्रदान करने वाला, ऑर्थोडॉक्स कट्टर, और चौथा स्त्री द्वेषी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मिसोजिनिस्ट। इसी प्रकार से पूछा गया द फ्रेज, फ्रेज जिसको आप जानते हैं मुहावरे टाइप के, सिंगल गामा के अंतर्गत कर दिया गया ऑल एंड सन ड्राई, AWL ऑल एंड सन ड्राई मीन्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोटल, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 प्रोवाइड विथआउट एनी पार्शियलिटी, और ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट। 4 ऑप्शन। तो ऑल का मतलब पूरी तरीके से, तो सन ड्राई का मतलब सूरज की जो धूप होती है वो सभी को जो है सुखाती है। तो इसका मतलब हो गया कोई भी चीज़ है तो सभी को मिलेगी, सभी को उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा कि सभी को। इसी क्रम में अब अगर आपका सिनोनिम आता है, जैसे एक्वायर, ACQUIRE, सिंगल गामा के अंतर्गत एक्वायर इज द सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लूज, ऑप्शन नंबर 2 फॉल, ऑप्शन नंबर 3 गेन, ऑप्शन नंबर 4 लॉस्ट। तो एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। आप जितने भी विकल्प हैं गेन को छोड़ करके वो सब नुकसान की तरफ संकेत करते हैं, इसलिए इसका जो समानार्थी होगा वो गेन हो जाए। अब इसी क्रम में आपका जो है एंटोनिम आता है। तो एंटोनिम में आ गया आपका डिफेम, DEFAME, सिंगल गामा के अंदर, इज द एंटोनिम ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंडेम्न, CONDEMN, ऑप्शन नंबर 2 ब्लेम, ऑप्शन नंबर 3 क्रिटिसाइज, ऑप्शन नंबर 4 एडमायर। डिफेम आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को कलंकित करना, तो यहाँ पर आपने देखा कंडेम माने आलोचना करना, क्रिटिसाइज माने आलोचना करना। इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, डिफरेंट ये मिलेगा कि प्रशंसा करना। तो इसमें प्रशंसा करने की अंग्रेजी आपकी एडमायर हो जाएगी, तो आपका ये जो लास्ट वाला विकल्प है एडमायर वो सही हो जाएगा। अब एक और आता है जिसमें कहता है करेक्ट
द फॉलोइंग और which part in the sentence is incorrect। तो जैसे आ गया कि what is the time in your watch, what is the time in your watch। नीचे देख कर क्या आता है कि which part of the sentence is incorrect। तो उसमें what नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो गया what, ऑप्शन नंबर 2 हो गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो गया in, और ऑप्शन नंबर हो गया 4 4। तो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ऐसा ध्यान रखिए कि जो क्लॉक वर्ड है उसके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी वॉच आएगा तो इसको रेस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको बाई का यूज करना है। तो ये जो 5 मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन थे बहुविकल्प के थे, इस पर प्रकाश डाला गया। और अब आगे आपका बचेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो लिखित आता है। जैसे इसमें सेंटेंस है आपका सी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसने कहा वाओ, डब्ल्यू डब्ल्यू वाओ करके विस्मयात बोधक का विश्राम। व्हाट ए नाइस पिक्चर इट इज, सी सेड उनका कॉमा स्टार्ट वाओ, फिर उसके बाद में विस्मयात सूचक निशान, व्हाट ए नाइस पिक्चर इट इज। अब वाओ जो शब्द है वो सरप्राइज को दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसीलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कामा हटाने के लिए दैट हो जाएगा, और चूंकि कोई और सब्जेक्ट आगे नहीं दिख रहा है तो इसमें इट हो जाएगा। तो दैट इट, तो जब भी व्हाट के बाद में या हाउ के बाद में कोई भी विशेषण आता है तो ऐसी स्थिति में व्हाट और हाउ को हम वेरी में बदल देते हैं। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी नाइस पिक्चर। अथवा करके पूछ देता है वार करके, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, ऐसे कर दिया। सेड ही टू मी, सेड ही टू मी। अब हमें क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कामा के बाद वाला पोर्शन है उसको पहले में ध्यान देना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही और ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब रही बात कामा हटाने की, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले से ही मौजूद हैं और वो डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू वाले हैं तो ऐसी स्थिति में कामा को हटाने के लिए हमें उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करना है, और फिर आगे जो वाक्य है उसको प्रश्नवाचक न बना करके हमें साधारण बना देना, असर्टिव बना देना है। तो उसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। उसके बाद में आगे देखा जाए तो लिख करके आएगा कंबाइन द फॉलोइंग sentences into one sentence as directed in brackets। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाइए और कोष्ठक के निर्देशानुसार उन्हें आपको बदलना है। तो जैसे आ गया आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, खुद स्टॉप। दूसरा खंड आया द मीटिंग वाज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ब्रैकेट में लिखा रहेगा सिंपल। तो सेंटेंस आपका क्या है, आई मेट माई फ्रेंड। दूसरा खंड क्या है, द मीटिंग वाज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम।
अब हमें इसमें देखना है कि जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य के सब्जेक्ट का हिस्सा है या पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो आप देखिए कि दूसरे वाक्य में है द मीटिंग, तो मीटिंग जो शब्द है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यानी पहले वाक्य को हमको ज्यों का त्यों रखना है। फिर ये देखना है कि दोनों वाक्यों में कॉमन कौन सी चीज़ है। तो दोनों वाक्यों में कॉमन है मिलना, तो इसीलिए ये बनेगा आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर ये लॉन्ग टाइम। और ये अथवा करके भी आ जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव, कैन यू टेल मी, ब्रैकेट में लिख करके आ गया कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो मुख्य उपवाक्य है वो कौन है। आप कहाँ रहते हो या क्या आप मुझे बता सकते हो। तो अधिकतर जो मुख्य उपवाक्य का अगर पहचान करना है तो आपको ये ध्यान देख लेना है कि उसमें जो है मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा या सब्जेक्ट का जोर जरूर होगा। तो आप कहाँ रहते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो स्वाभाविक है आपको पता चल गया कि क्या आप मुझे बता सकते हो। लेकिन जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है उसको जब बाद में जोड़ा जाएगा तो वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। तो बनेगा क्या आपका, कैन यू टेल मी वेयर यू लिव, कैन यू टेल मी वेयर यू लिव, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब नीचे क्या पूछता है, ये तो आपका हो गया सिंथेसिस। अब आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा रहेगा सी में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, नीचे दिए गए वाक्यों को बदलिए कोष्ठक के निर्देशानुसार। तो जैसे आपका आ गया आई एम टी डबल ओ पुअर टू पे द स्कूल फी, और ब्रैकेट में लिख के आ गया रिमूव टी डबल ओ। तो टी डबल ओ को हटाने के लिए सो होगा, और जो स्मॉल टू है ट्यू उसको हटाने के लिए जो उसका एक फार्मूला होता है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट, तो हो जाएगा आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट पे द स्कूल फी। टी डबल ओ हटा सो आया, उस टू को हटाएगा तो दैट आया, और फिर इधर से सब्जेक्ट और से वापस आएगा आई और कैन नॉट। तो आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट पे द स्कूल फी। अब इसी प्रकार से अथवा करके आ गया डिग्री में। तो जैसे आ गया ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन इन द फैमिली, वह परिवार के सदस्य के जो वरिष्ठतम लोग हैं उनमें से एक है। बनाना क्या है, ब्रैकेट में लिखा रहेगा सी डी, कंपेरेटिव डिग्री। तो वाक्य आपका क्या है, ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन इन द फैमिली। तो जिससे तुलना होनी है कंपेरेटिव डिग्री में उसको सबसे पहले रखा जाएगा, और जब भी वन ऑफ दी होगा तो देन के बाद जो शब्द लगेगा वो मेनी अदर हो जाएगा, मेनी अदर के बाद मैन। तो क्या बनेगा, ही इज ओल्डर देन मेनी अदर मैन इन द फैमिली, ही इज ओल्डर देन मेनी अदर मैन इन द फैमिली। अब इसके बाद में जो आपका लिखित आएगा एक और, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो रहेगा करना रहेगा। तो जैसे आपके पास एक सेंटेंस आ गया, नाइदर ऑफ द बॉयज बियर प्रेजेंट इन द क्लास। अब आप देखिए कि आपने बॉयज देख लिया तो आपने देखा कि बियर है तो सही नहीं। नाइदर जो शब्द होता है वो है में से कोई नहीं, तो कोई नहीं जो शब्द है, या नाइदर का अर्थ ना तो नहीं है, नाइदर का अर्थ यहाँ पर है में से कोई नहीं। तो नाइदर का जब कोई नहीं अर्थ हो गया तो कोई नहीं का मतलब एक वचन, तो इसीलिए जहां पर बियर है वहां पे वाज हो जाएगा। अथवा करके दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, यू
आर older to महेश, यू आर older to महेश। अब यहाँ पर देखें तो डिग्री के लिए जो हम यूज कर रहे हैं तुलनात्मक शब्द टू और देन, उसमें दिक्कत है। टू का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर आई ओ आर होता है, और जहाँ पर ई आर का सिस्टम है वहाँ पर देन होगा। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, तो यहाँ पर ओल्डर है तो यहाँ पर टू के बजाय हम देन का प्रयोग करेंगे। तो ये थी कुछ चर्चाएं जो रिलेटेड थी सेक्शन सी सेक्शन पर। और अब आपका जो एक पेज बचता है ट्रांसलेशन का, उस पर आगे चर्चा होगी। तो जैसे एक स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन आपका आ गया, कि सपोज दैट मान लीजिए बसंत का मौसम आ चुका है। अब बसंत का मौसम, ये जो मौसम है यहाँ पर इसको ऋतु से दिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा द स्प्रिंग सीजन हैज कम। द स्प्रिंग सीजन हैज कम। फिर आगे दूसरी लाइन आ गई, यह मौसम अत्यंत सुहावना होता है। सुहावना की अंग्रेजी प्लीजेंट, तो दिस सीजन इज वेरी प्लीजेंट। मौसम यहाँ पे ऋतु में चला जाएगा, दिस सीजन इज वेरी प्लीजेंट। फिर कहा गया इसमें ना तो अधिक जाड़ा होता है ना अधिक गर्मी। तो सब्जेक्ट में संकेत किया जाएगा कि इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए देयर का उपयोग हम कर सकते हैं। तो देयर इज नाइदर मच हीट नॉर कोल्ड इन दिस सीजन। देयर इज नाइदर मच हीट नॉर कोल्ड इन दिस सीजन। फिर आगे, वृक्षों में नई कोपलें आ जाती हैं। अब कोपलें का मतलब होता है कल्ला, सूट्स। तो न्यू सूट्स कम ऑन द ट्रीज। वृक्षों में जो है नई कोपलें आ जाती हैं। पूरा वातावरण आकर्षित लगता है। आगे आगे, तो पूरा वातावरण, द होल एनवायरनमेंट लुक अट्रैक्टिव। पक्षी कलरव करते हैं। पक्षी का, द बर्ड्स कलरव करते हैं, ट्विटर, पक्षी कलरव करते हैं। पुष्प में फल फूल आने, पुष्प नहीं क्या करें, पौधों में फूल आने आरंभ हो जाते हैं। तो द प्लांट्स स्टार्ट टू फ्लावर। ठीक, फ्लावरिंग का मतलब खिलना और फ्लोर का मतलब फूल खाना, या यूं कह सकते हैं द फ्लावर्स स्टार्ट टू ब्लूम इन द प्लांट्स। भी कह सकते हैं कि पौधों में फूल खिलने लगते हैं। अब कहा जाएगा इसलिए इस मौसम को ऋतुराज भी कहा जाता है। सो दिस सीजन इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। सो दिस सीजन इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। ये हो गए। अब आगे, कवियों ने इसकी प्रशंसा में कई कविताएं लिखी हैं। तो कवियों का, द पोएट्स। अब कवि जब कविता लिखता है तो इसमें रोट रिटन के बजाय हम प्रयोग करते हैं कंपोज। तो द पोएट्स
have composed many poems to admire it. इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं इन इट्स एप्रिसिएशन या इन इट्स एडमिरेशन या टू एडमायर इट. तो द पोएट्स हैव कंपोज मेनी पोएम्स टू एडमायर इट या इन इट्स एडमिरेशन या इन एप्रिसिएशन. तो ये था आपका सेशन, और बताइएगा कि ये कैसा लगा. और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और शेयर और कमेंट भी करें, ताकि आपको जो अगली वीडियोस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी शैल सी यू लेटर. इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं. टिल देन विश यू विथ a bright future in your life. Thanks for watching.